तो सतत और व्यापक मूल्यांकन, सतत में जान रहे हैं लगातार, व्यापक विस्तृत और मूल्यांकन तो समझ ही रहे हैं। आज हमारे समक्ष पारंपरिक परीक्षा प्रणाली और मूल्यांकन पद्धति को बदलने की चुनौती उभर कर आई है। जैसे कि हमने देखा कि वो संकीर्ण टाइप से है, उसे पता नहीं चलता है पूरी तरह से छात्र के बारे में, तो उसमें हमको सुधार करना है। तो माध्यमिक स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को अपने सभी विद्यालयों में लागू करते हुए CBSE ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि मूल्यांकन करते समय विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, इसलिए मूल्यांकन भी सतत होना चाहिए। जब सीखना सतत है तो मूल्यांकन भी क्या होना चाहिए? सतत होना चाहिए। मूल्यांकन अध्यापन और अधिगम की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में मूल रूप से विद्यार्थी के ज्ञान की परीक्षा के स्थान पर उसके अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना गया है ना। तो अधिगम की प्रक्रिया को मूल्यांकन के लिए चुना गया। अब है सतत और व्यापक मूल्यांकन, इसका कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CCE का अक्सर आप लोग देखते होंगे लिखा हुआ रहता है CCE है ना। तो ये कंटिन्यूअस एवं कॉम्प्रिहेंसिव यानी सतत और व्यापक। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक, कभी पैटर्न है। हाँ कभी कभी लिखा भी रहता है। तो देखिए बुक में लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल, ये भी लिखा रहता है, गाइड में जनरली रहता है। तो वहाँ पर यही है, कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स व्यापक। इवैल्यूएशन का अर्थ छात्रों के विद्यालय आधारित मूल्यांकन की प्रणाली से है, जिसमें छात्रों के विकास के सभी पक्ष शामिल हैं। यह एक बच्चे की विकास प्रक्रिया है जिसमें दोहरे उद्देश्यों पर बल दिया जाता है। ये उद्देश्य एक ओर मूल्यांकन में निरंतरता और व्यापक रूप से सीखने के मूल्यांकन पर तथा दूसरी ओर व्यवहार के परिणामों पर आधारित है। तो एक तो सीखने वाला है और दूसरा व्यवहार के परिणाम, दोनों चीज़ों को ये लिया इसके अंतर्गत लेते हैं। यहाँ निरंतरता का अर्थ इस पर बल देना है कि छात्रों की वृद्धि और विकास के अभिज्ञात या अभिज्ञात में जो ज्ञात और अभिज्ञात में सिमिलरिटी है, यहाँ पे अभिज्ञात पक्षों का मूल्यांकन एक बार के कार्यक्रम के बजाय एक निरंतर प्रक्रिया है, जिसे संपूर्ण अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में निर्मित किया गया में बनाया गया है और यह शैक्षिक सत्रों की पूरी अवधि में फैली हुई है। इसका अर्थ है मूल्यांकन की नियमितता, अधिगम अंतरालों का निदान, सुधारात्मक उपायों का उपयोग, स्वयं मूल्यांकन के लिए अध्यापकों और छात्रों के साक्ष्य का फीडबैक अर्थात प्रतिपुष्टि। यहाँ पर कहने का ये सेंस है कि जैसे हम लोग कुछ पढ़ाते हैं तो देखते हैं कि छात्र ने कुछ सीखा कि नहीं, तो अपना एक तरह से पूछने के जरिए आपको विद्यार्थी क्या रिटर्न में बता रहा है, तो यही फीडबैक है। यहाँ पर ये समझना है फीडबैक का मतलब, समझ रहे हैं ना। ऐसे बहुत सारे मीनिंग होते हैं, लेकिन यहाँ मतलब इससे हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे जब पूछ रहे हैं, बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो हमें फीडबैक नहीं मिल रही है, हमें प्रतिपुष्टि उसकी नहीं हो रही है। हम पढ़ा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहा है। जैसे कोई मार्केट में क्या करता है, ये जो जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन वाले बेचते हैं, सामान बेचते हैं, तो क्या करते हैं कि उसमें कहते हैं अपना रेट, प्लीज़ रेट द प्रोडक्ट, है ना, रेट कीजिए। तो हमसे फीडबैक ले रहा है, समझ रहे हैं ना, कि आखिर कैसा लगा। तो हम लोग भी पढ़ाते तो लेंगे ना कि हाँ आप ये चीज़ पूछेंगे, बता दीजिएगा, तो सुनेंगे कि हाँ अच्छा आ रहा है, कोई फीडबैक है, प्रतिपुष्टि इसको बोलते हैं। दूसरा पद व्यापक का अर्थ है शैक्षिक और सह शैक्षिक पक्षों को शामिल करते हुए छात्रों की वृद्धि और विकास को परखने की योजना। चूंकि क्षमताएं सह शैक्षिक, समझ रहे हैं ना, एक शैक्षिक है, जैसे कि हम लोग किताब का जो भी ज्ञान बच्चों को देते हैं उसको शैक्षिक में लेते हैं। सह शैक्षिक में क्या है, खेल कूद हो गया, ये सब सह शैक्षिक हो गया, यानी शैक्षिक के साथ साथ खेल कूद हो गया, पेंटिंग हो गया, गीत संगीत हो गया। तो ये सब होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं विद्यालय में, सोशल वर्क टाइप से भी होता है, साफ सफाई में। तो ये सब क्या है, ये सह शैक्षिक
कार्यक्रम हो गया, याद रखिएगा। ये शैक्षिक हो गया, साथ ही को करिकुलर एक्टिविटीज बोलते हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज हाँ, तो सब नहीं कहते पाठ्यक्रम के अलावा जो हम पढ़ रहे हैं उसके अलावा जो होते हैं उसके साथ जो, तो सह में हो गया। चूंकि क्षमताएं, मनोवृत्तियां और सोच अपने आप को लिखित शब्दों के अलावा अन्य रूपों में प्रकट करती हैं, इसलिए यह पद अनेक साधनों और तकनीकों के अनुप्रयोग को संदर्भित करता है। समझ रहे हैं ना, जैसे केवल लिखित से ही नहीं ना होता है, और भी चीज़ों से ना हमारा पता चलता है हमारे अंदर क्या है खासियत, तो उसमें संदर्भित करता है। संदर्भित करता है मतलब क्या कि उसके जरिए वो बताता है। संदर्भ मतलब क्या कि रेफरेंस नहीं देते हैं, जैसे रेफरेंस देते हैं, जैसे ये वाक्य कहाँ से आया है, तो कहते हैं ना कि फलना चीज से उठा के दिया गया है। कहते नैनंग छिंदन्ति शस्त्राणी नैनंग दहति पावका न चैनक ले जयंता पुनः सोचती मारुता। तो ये कहाँ से श्लोक आया है, तो कहते हैं इसका संदर्भ कहाँ है, गीता में, ये गीता का श्लोक है ना। और पंडित जी जो पूजा पाठ कराते हैं तो कहते सर्वेभ्यः देवेभ्यः नमः, मतलब क्या, सभी देवताओं को प्रणाम है ना। और क्या अपना मन से आया, तो ये भी अब जो वो चीज़ जो है तो वो भी उसका सत्यनारायण भगवान पूजा का सब कुछ है, उसी तरह पढ़ाते हैं। बुक देख के उनके पास छोटा सा बुक रहता है ना, क्या वो भी पढ़ाते हैं। तो उसमें क्या है, वो संदर्भ हुआ, समझे कि नहीं समझे, ये संदर्भ हुआ कि कहाँ से ये चीज़ ली गई है। कोई बात ली जाती है ना तो वही बात संदर्भ, वही संदर्भित करता है। परीक्षणकारी और गैर परीक्षणकारी दोनों। परीक्षणकारी मतलब समझ गया ना, जिसका हम लोग टेस्ट लेके बताया था ये हुआ, मैथ में इतना मार्क्स आया, साइंस में इतना आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसका आप टेस्ट लेके हम नहीं बता सकते कितना हुआ, लेकिन हमको फील होता है ये चीज़ इसमें सुधार हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं, लेकिन उसका टेस्ट नहीं होता है। बच्चे को हम लोग स्कूल में दे देते हैं का, जैसे बच्चा ईमानदार है ना, और हेल्पफुल लड़का है, किसी की मदद करता है, लेकिन उसका मार्क्स तो नहीं मिलेगा, कितना ईमानदार है उसका तो नहीं जानते हैं, लेकिन वो भी तो चीज़ होता है। कोई पानी में बच्चा डूब रहा है, किसी बच्चे ने उसकी जान बचाई, परोपकार की भावना है, तो परोपकार की भावना के लिए तो हम लोगों ने नहीं बना रखा है क्या, इसका मूल्यांकन नहीं होता है। तो यही चीज़ है। और यह सीखने के क्षेत्रों में छात्र के विकास के मूल्यांकन पर लक्षित है, जैसे ज्ञान, समझ, व्याख्या, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन एवं सृजनात्मकता। तो इसमें है हो गया, तो ये सब है। ये क्या है, सृजनात्मकता, सृजन मीन्स क्या, क्रिएट करना, कुछ बनाना, वही बनाने का जो होता है, क्रिएटिविटी। इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, क्रिएटिविटी से बच्चा कुछ बना लेता है, तो वो क्रिएटिविटी हो गई। कोई बच्चा पेंटिंग ही कर रहा है अच्छी तरह से, कुछ नया बना, वो भी क्रिएटिविटी है। कोई मूर्ति ही बना रहा है वो गीली मिट्टी से, वो भी कुछ क्रिएटिविटी हो गई। वो सब सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य है ना। आगे क्या है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के उद्देश्य, तो क्या है, बोधात्मक। बोधात्मक में तो समझे, बोध माने समझ, सूझबूझ, बोध का मतलब क्या हुआ, समझ, सूझबूझ, ज्ञान। तो बोधात्मक मीन्स वही हो गया कि जिस समझ से संबंधित जो है। मनोप्रेरक, मनोप्रेरक मन से बना है मनोप्रेरक, और भावात्मक कौशलों के विकास में सहायता। तो इससे क्या होगा कि क्या इसका उद्देश्य क्या है कि समझदारी बढ़े और मनोप्रेरक हो, यानी मोटिवेशन उसके अंदर आए छात्र के अंदर, और भावात्मक कौशल में क्या हो, विकसित हो, है ना। इसके बाद सीखने की प्रक्रिया पर बल देना और याद रखने पर बल नहीं देना। देखिए सीखने पर कहा जा रहा है, हाँ रटना, रटना यहाँ पे रटना होना चाहिए, याद रखना दिया गया है। मूल्यांकन को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया का अविभाज्य हिस्सा बनाना, उसका अविभाज्य हिस्सा कहता है बनाने के लिए, यानी उसके बिना उसका सुख नहीं। अविभाज्य हिस्सा क्या मतलब हुआ, उसके बिना उसका काम नहीं चलेगा। तो मूल्यांकन होना ही चाहिए, उसके बिना वो अधूरा है। नियमित निदान के आधार पर उपचारात्मक अनुदेशों के बाद छात्रों की उपलब्धि
और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। तो नियमित निदान मतलब समझ गए, नियमित रूप से जांच करेंगे विद्यार्थी की कमजोरी क्या है ना। तो वही उसके हिसाब से उपचारात्मक अनुदेश, उपचारात्मक मीन्स क्या, उसका इलाज, उपचार माने इलाज, उपचारात्मक अनुदेशों के बाद, अनुदेशों मीन्स डायरेक्शन जो देते हैं हम लोग, तो उपचारात्मक अनुदेश देते हैं कि आप ऐसे कीजिएगा तो हो जाएगा। मान लीजिए किसी से संस्कृत का अनुवाद नहीं बना, कहेंगे ना कि आप यहाँ पर इसको ऐसे कीजिएगा तो बन जाएगा, आपको पुरुष वचन का नहीं नॉलेज है इसलिए गलती हो रही है ना। तो यही बात है। तो फिर और के बाद छात्रों की उपलब्धि और अध्यापन अधिगम कार्य नीतियों के सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। तो यहाँ पर फिर क्या है, कार्य नीति जो है हमने बनाई है नीति अध्यापन अधिगम के लिए, तो उसके सुधार के लिए मूल्यांकन का उपयोग करना। मतलब क्या, मूल्यांकन से ही पता चलेगा कि इसमें नीति में कहीं ना कहीं कमी है। टेस्टों का सर पता चलेगा कि आपको इस चीज़ में मार्क्स कम आए, इसका मतलब क्या इसमें सुधार की आवश्यकता है। ये हो गया। मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। निष्पादन, मूल्यांकन को निष्पादन के वांछित स्तर बनाए रखने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। तो यहाँ पर निष्पादन के वांछित स्तर, परफॉर्मेंस निष्पादन यहाँ पर है। तो मूल्यांकन जो करते हैं तो उसको जो उससे वांछित मीन्स क्या, वांछित जो चाहिए, वांछित मतलब जो चाहिए। तो यहाँ पर है जो परफॉर्मेंस है विद्यार्थी का, जो होना चाहिए, जो रिक्वायर्ड है। हम जो पढ़ा रहे हैं विद्यार्थी को तो चाहते हैं ना कितना बच्चा को इतना आ जाना चाहिए, तो ये वांछित हुआ, यानी ये इतना होना चाहिए। मैट्रिक पास करना है तो 30 नंबर होना चाहिए, है कि नहीं। 100 में 30 नंबर लाना चाहिए विद्यार्थी को, तब ना पास करेंगे। तो यहाँ वही बात है। तो वो उस बनाए रखने के लिए नियंत्रण युक्ति के रूप में इस्तेमाल करना। किसको, मूल्यांकन को। मूल्यांकन से ही पता चल जाता है ना। जांच नहीं होगी तो कैसे पता चलेगा कि जो चाहिए वो विद्यार्थी दे रहा है कि नहीं, 30 नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसको हम पढ़ा रहे हैं, टेस्ट लिया ही नहीं हमने कभी। जब टेस्ट लिया नहीं कैसे पता चलेगा। तो वांछित स्तर जो होना चाहिए विद्यार्थी का, इसके लिए मूल्यांकन जरूरी है पता करने के लिए। उसके बाद सामाजिक उपयोगिता, वांछनीयता या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया तथा सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। यानी ये व्यापक मूल्यांकन का सामाजिक उपयोगिता क्या है ना। तो क्या क्या बोले, उसके नीचे वाला वांछित वाला, ऊपर वांछित है, वांछित स्तर बनाए रखने की हाँ, गुणवत्ता नियंत्रण, उसके नीचे है वांछनीयता। हाँ, तो वही समझा रहे हैं। सामाजिक उपयोगिता, सामाजिक उपयोगिता मूल्यांकन का क्या, सामाजिक उपयोगिता क्या। तो जो हम नॉलेज दे रहे हैं बच्चे को, तो उसका सामाजिक उपयोगिता उसकी क्या है। फिर वांछनीयता, वांछनीयता मीन्स क्या, जो चाहिए। वांछनीय मीन्स क्या, जो चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ ना, पास होने के लिए कितना चाहिए, मतलब नेसेसरी मार्क्स है एकदम। हाँ, तो वो वांछनीय मैंने चाहिए। खेत में हम लोग खेती करते हैं, तब तक कमाई नहीं करते हैं, तब मकई का पेड़ काट देंगे या घास छोड़ देंगे, तो बेवकूफ़ ना कहा जाएगा हमको। क्या करते हैं, घास को काट लेते हैं, आप मकई का पेड़ छोड़ देते हैं। तो वो वांछनीय हुआ मकई का पेड़ जो चाहिए। घास जो है दूबी मोथा क्या है, दूबी मोथा अवांछनीय हुआ। अब समझे कि नहीं। या एक कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण करना और छात्र सीखने की प्रक्रिया। तो प्रभावशीलता का निर्धारण करना, तो कार्यक्रम की प्रभावशीलता का निर्धारण, प्रभाव कितना प्रभावशाली कार्यक्रम हुआ हमारा, क्या उसका निर्धारण करेंगे ना। उसको डिसाइड करेंगे कि हाँ ये कितना हुआ प्रभावशाली, क्या नहीं हुआ क्या। तो उसकी क्या, उसका निर्धारण करना। और छात्र सीखने की प्रक्रिया, छात्र सीखने की प्रक्रिया तथा सीखने के परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना।
छात्र के लिए भी निर्णय लेंगे। उसके बाद सीखने की प्रक्रिया के बारे में भी हम क्या करेंगे, निर्णय लेंगे, सीखने की प्रक्रिया कैसी है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, परिवेश, सीखने का जो परिवेश है, जो माहौल है, वो तीनों चीज के बारे में हम लोग क्या करें, उपयुक्त निर्णय लेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कभी कभी ट्रक की आवाज़ आ जाती है, यहाँ पर ट्रक की हॉर्न की आवाज़ आती है ना यहाँ पर, तो डिस्टर्बेंस थोड़ी सी पैदा होती है। नज़दीक में रहेंगे तो ज़्यादा डिस्टर्बेंस और थोड़ा दूर है तो कम डिस्टर्बेंस, तो वो भी देखना है, उसके लिए निर्णय लेते हैं ना हम लोग। तो मूल्यांकन से पता चल जाए, मान लीजिए कम मार्क्स आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ रीज़न तो होगा, या तो विद्यार्थी ठीक से सुन नहीं पा रहा है, इस कारण से वो परफॉर्म नहीं कर रहा है एग्जाम में, टेस्ट में, है ना। तो ये इन्वायरमेंट भी कॉज हो सकता है, गर्मी बहुत ज़्यादा है मान लीजिए, उससे भी बच्चों का मन नहीं लगता है पढ़ने में, ये बात होती है, थकावट सी फील होती है, तो वो भी मैटर है। तो वो परिवेश, सीखने की प्रक्रिया, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, जो भी विधि है हम लोगों की सीखने की प्रक्रिया, और फिर छात्र के बारे में, छात्र भी इम्पोर्टेंट है। छात्र अगर निष्क्रिय हो जाएंगे तो मूल्यांकन प्रभावित होगा, है कि नहीं, वो सारी चीज़ें हैं। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया को छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना, तो ये छात्र केंद्रित क्रियाकलाप बनाना भी उद्देश्य है ना। यानी सतत और व्यापक मूल्यांकन जब हम करेंगे तो अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया क्या होगी, छात्र केंद्रित हो जाएगी, है ना। अध्यापन और अधिगम प्रक्रिया। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत, देखिए जो आप जब यहाँ जान गए इसके उद्देश्य क्या है, तो विशेषताएं में ज़्यादा फर्क नहीं है। जो उद्देश्य, जिस उद्देश्य के लिए कोई काम किया जाता है वो काम हो जाएगा तो उसका विशेषता है ना, तो एक दूसरे से कितना रिलेटेड है, तो दिक्कत नहीं होगी। बात को समझिए, बाल मनोविज्ञान में एक एक शब्द को तोड़ करके समझिए, टाइम दीजिए उसका, उसके बाद आपको उसमें रटना बहुत कम पड़ेगा। तो कहते हैं ना रटना पड़ेगा, भारी है, कुछ नहीं है, आप उसको तोड़ दीजिए। देखिए बहुत इजी है, समझ लीजिए, बार बार उसको रिवाइज कीजिए, हो जाएगा, कुछ नहीं है ये। सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। आवधिक पहलू यहाँ पर है, सतत मीन्स लगातार, आवधिक पहलू मीन्स क्या, 3 महीना पर टेस्ट ले रहे हैं तो 3 महीना पर लें, क्या समझे, ऐसा नहीं कि 1 साल पर लें, तो सतत हुआ नहीं हुआ। कभी देखिए यूनिवर्सिटीज़ क्या करती हैं, अब 1 साल बाद उसको टेस्ट लेना है, लेकिन 2 साल बाद, तो सतत हुआ नहीं हुआ, तो कहा जाता है यूनिवर्सिटी को भी गाइडलाइंस अब दिए गए हैं, गाइडलाइंस की आप समय पर लीजिए, सत्र जो है वो देर से नहीं होना चाहिए, है कि नहीं, और परीक्षाएं नियमित रूप से हो, यानी मूल्यांकन सतत हो। तो आवधिक पहलू यहाँ लिखा है, आवधिक, अवधि से बना है, आवधिक हिंदी में रहता है ना अवधि, तो अवधि से क्या बना, आवधिक, क्लियर है। तो आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। निरंतरता का अर्थ है शिक्षा के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निर्धारण, है ना, स्थापन, मूल्यांकन और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्धारण, रचनात्मक मूल्यांकन, एक स्थापन मूल्यांकन और उसके बाद है क्या, रचनात्मक मूल्यांकन। तो विद्यार्थियों का निर्धारण हो गया, जो मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का उपयोग करके, माने क्या, अनेक तरह के मूल्यांकन की बहुविध माने अनेक तरह की, बहुविध मीन्स क्या हुआ, अनेक प्रकार के तकनीकों का, बहुविध माने समझे क्या, समझे, अनेक प्रकार के तकनीकों का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से किया जाता है। ये अनौपचारिक रूप हुआ, जैसे आप लोगों को हम बुला करके हमने यहाँ पढ़ाया, तो औपचारिक शिक्षा हो, समझ रहे ना। और आप स्कूल कोचिंग नहीं गए, घर पर किताब से आप पढ़ रहे हैं, है कि नहीं, यूट्यूब से वीडियो देख लिया आपने, तो वो सब क्या है, अनौपचारिक है। औपचारिक में क्या हो गया कि आप बैठ करके नियम कानून से आए पढ़ने के लिए, आपने एडमिशन कराया, और अनौपचारिक में क्या है कि आप रेगुलर आए नहीं, यानी आपका नाम जैसे होना चाहिए वैसे है नहीं, और लेकिन आपने ज्ञान हासिल कर लिया, तो अनौपचारिक शिक्षा हो गई, समझ गए नहीं समझ गए। तो अनौपचारिक में आपने ज्ञान हासिल किया,
लेकिन उसका जो गवर्नमेंट ने जो बनाया है, जो सिस्टम बनाया है, आप उस सिस्टम से अलग होकर के सीख रहे हैं क्या? तो वो क्या है? अनौपचारिक शिक्षा। तो यहाँ पर वही है, अनौपचारिक रूप से किया जाता है, तो वहाँ भी अनौपचारिक रूप से करना है, वो कहा जा रहा है। तो बहुत सारी टेक्निक्स है ना मूल्यांकन की। तो यहाँ पर है शिक्षा, ये निर्धारण हो गया, एक स्थापन हो गया, स्थापन मूल्यांकन, और दूसरा हो गया रचनात्मक। नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण। कार्य निष्पादन, जो हम लोग कार्य को कंप्लीट करते हैं, परफॉर्म करते हैं, नियतकालिकता। नियत मीन्स क्या? फिक्स। नियत मीन्स क्या होता है? फिक्स। कालिकता, कालिकता जैसे कि फिक्स पीरियड पर कोई काम होगा। यहाँ पर नियत कालिकता मतलब क्या? जैसे कि 6 महीना पर होता है ना एग्जाम, 6 महीना पर है, साल भर पर, तो ये क्या है? नियत कालिक। नियत कालिक माने फिक्स टाइम पर होगा। काल से बना है कालिक, कालिकता किससे बनी है? काल से। काल माने समय। तो नियत कालिकता या कोई टाइम इंटरवल जो है वो फिक्स टाइम इंटरवल उससे संबंधित हो गया है ना। नियतकालिकता का अर्थ है कार्य निष्पादन का निर्धारण, जो यूनिट या अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है ना। यूनिट या अवधि खत्म होती है तो बार बार करना है, तो उसका फिक्स होता है ना। जैसे क्लास ही होता है तो उसका भी तय है ना कि 45 मिनट्स का क्लास होता है। क्या 2 क्लास के लिए 45 दूना 90, यानी 1.5 घंटे का क्लास हुआ तो 2 घंटी हो गई। उसको क्या कहते हैं? 2 घंटी कहते हैं। 1 घंटा अगर 45 मिनट का एक क्लास लेंगे तो 90 मिनट क्या हो गया? 2 घंटे के बराबर। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर वही बात है, यूनिट या अवधि के समाप्त होने पर बार बार किया जाता है, ये सारांशात्मक हो गया। उसके बाद सतत और व्यापक मूल्यांकन का व्यापक संघटक बच्चों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के निर्धारण का ध्यान रखता है। इसमें विद्यार्थियों के विकास के शैक्षिक और इसके अलावा सहशैक्षिक पहलुओं का निर्धारण शामिल है। तो एक शैक्षिक भी हो गया, दूसरा क्या? सहशैक्षिक पहलू भी हो गया। सहशैक्षिक का भी मूल्यांकन किया। हाँ, वो इसमें सतत व्यापक ये भी बात है, हम जो परंपरागत पद्धति से जो मूल्यांकन कर रहे हैं उसमें सहशैक्षिक का वैल्यू नहीं है, लेकिन सतत और व्यापक मूल्यांकन में वो भी शामिल होगा। समझ गया ना? सहशैक्षिक को भी देखा जाता है, वो करिकुलर एक्टिविटीज़ में आ जाता है, ठीक है ना। तो सतत मूल्यांकन में वो भी शामिल है। ऐसा नहीं कीजिएगा कि सहशैक्षिक शामिल नहीं। क्वेश्चन आ भी सकता है कि सहशैक्षिक शामिल है या नहीं, तो कहीं उसमें शामिल है, उसको भी ध्यान शामिल करना है। शैक्षिक पहलुओं में पाठ्यक्रम के क्षेत्र होते हैं, जबकि सहशैक्षिक पहलुओं में जीवन कौशल है ना। आग लग जाएगी तो बच्चा क्या करेगा? घर में आग लग गई तो बच्चा क्या करेगा? पानी होगा तो पानी से कम से कम बुझाएगा। ये सब क्या जीवन कौशल है। तो ये फिर ये हो गया सहशैक्षिक में आ गया। सह पाठ्यचर्या, सह को करिकुलर हो गया। सह पाठ्यचर्या वृत्तियाँ और मूल्य शामिल होते हैं। आप उस समय क्या एक्शन लेंगे वो भी है, और आपके मूल्य क्या हैं। आप ईमानदार हैं कि बेईमान हैं, कोई मुसीबत में है तो उसकी मदद कीजिएगा कि उसको छोड़ के भाग जाइएगा, तो वो भी देखना पड़ता है। तो वो सब क्या है? वो सब इसी मूल्य में शामिल हो गए। शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नियतकालिक रूप से मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से किया जाता है। यहाँ देखिए, शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण निरंतर और नियतकालिक रूप से मूल्यांकन की बहुविध तकनीक, माने अनेक प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल करके अनौपचारिक और औपचारिक रूप से किया जाता है। अब समझे? तो ये जो है मूल्यांकन जो होगा, सतत और व्यापक मूल्यांकन, ये दोनों तरीके से होगा। औपचारिक रूप से भी होगा और अनौपचारिक रूप से भी होगा। मान लीजिए कि अभी आप लोगों का एग्जाम लेंगे कॉपी पेपर पर, तो क्या हुआ? ये औपचारिक हो गया। ये नहीं समझे इसमें कहाँ कुछ हम क्या बोल रहे हैं? इससे पहले ही बोले औपचारिक अनौपचारिक, इससे पहले
अच्छा, तो बोलना चाहिए था कुछ समय। औपचारिक जो शिक्षा, जैसे हम लोग स्कूल में नाम लिखा लेते हैं, ठीक है, स्कूल में नाम लिखा लेते हैं, परीक्षा देते हैं, पास करते हैं, डेली आते हैं जाते हैं, औपचारिक हो गया। अनौपचारिक है कि आप कहीं पढ़ लेते हैं, आपने ज्ञान हासिल कर लिया, लेकिन आपने विधिवत रूप से स्कूल कॉलेज में एडमिशन नहीं लिया, सिस्टम में है तो औपचारिक। हाँ, और उसके लिए कुछ इस तरह का सिस्टम बना हुआ नहीं, समझ गए? तो सिस्टम में आप नहीं हैं, आप दूसरे तरीके से आ गए, आप उस चीज़ को हासिल आपने कर लिया, लेकिन जो सिस्टम बना हुआ है उसको आपने फॉलो नहीं किया। जानकारी तो है, नॉलेज आपने गेन कर लिया, लेकिन आपने सर्टिफिकेट नहीं है उसके पास। सर्टिफिकेट आपके पास है, ये नहीं है, एक तरह से अनौपचारिक। हाँ, अनौपचारिक है। तो अनौपचारिक में हो गया, तो इसमें दोनों विधि से करना है। अब हम जान रहे बच्चा जो है, जिसको हम देख लें कि आप बच्चे के पास ये एक टैलेंट है, ये इसमें गुण है, जान लिया हमने, तो वो भी करें। वो अनौपचारिक रूप से हाँ कि ये चीज़ हो गया, उसको मूल्यांकन हमने कर लिया अनौपचारिक रूप से। औपचारिक क्या होगा? कभी तो परीक्षाएं बैठो, है कि नहीं? बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं कि हाँ बहुत अच्छा प्लेयर है, और उसको हमने टीम में मौका ही नहीं दिया, क्या उसके टैलेंट का तो पता नहीं चलेगा। तो कहीं पर ऐसे ही खेल रहा है, कुछ अच्छा कर रहा है, और जो सिस्टम हम लोगों का बना हुआ है, मान लीजिए बीसी क्रिकेट की बात करें तो बीसीसीआई का जो, तो आप उसमें आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या हो गया? अनौपचारिक, आप उससे अलग हो, सिस्टम से अलग हो गए। अनौपचारिक खिलाड़ी। हाँ, अनौपचारिक आप समझिए, एकलव्य को अनौपचारिक ज्ञान मिल गया था क्या, और अर्जुन ने औपचारिक रूप से ज्ञान हासिल किया था, धनुर्धर दोनों था, लेकिन बेचारा अनौपचारिक रूप से था और औपचारिक रूप से अर्जुन था, उसको मान्यता समाज ने दिया, लेकिन एकलव्य को नहीं दिया मान्यता। एक सर्टिफाइड था, एक बिना सर्टिफाइड। हाँ, चलिए, नैदानिक मूल्यांकन यूनिट परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन यूनिट या परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। नैदानिक मूल्यांकन समझ गए, यानी कारण को पता करेंगे, विद्यार्थी की क्या समस्या है। विद्यार्थी की समस्या, जैसे विद्यार्थी का हम टेस्ट लेते हैं, उसमें विद्यार्थी पास करता है या फेल करता है, जो मार्क्स आता है, कहीं गलती करता है, उसमें देखते हैं ना कि यहाँ पर मिस्टेक है, तो कहते हैं देखो यार तुमको यहाँ पर मिस्टेक है, तो पता चला ना, मूल्यांकन से पता चलेगा, तो मूल्यांकन के बाद ही ना पता चला। तो नैदानिक मूल्यांकन यूनिट या परीक्षा के समाप्त होने पर किया जाता है। निदान माने क्या? समस्या कारण जानना, उपचार मतलब आप लोग निदान को वो निदान मत समझो, डायग्नोसिस है, उसके बाद हाँ, एक और क्या था? रेमेडियल, रेमेडियल। हाँ, डायग्नोसिस और रेमेडियल। हाँ, जानेंगे, पहले जानेंगे तब ना, जानेंगे कैसे? मूल्यांकन से ना, टेस्ट लेवे नहीं के किसी पता चलेगा विद्यार्थी कितना पानी में मेहनत कर रहा है, किसी टाइम पास कर रहा है, नहीं, विद्यार्थी मेहनत कर रहा है रियल में कि नहीं, किससे पता चलता है? मूल्यांकन से पता चलता है। उसके बाद ये हो गया, और उसके नीचे क्या है? कुछ यूनिटों में घटिया कार्य निष्पादन, परफॉर्मेंस। देखो परफॉर्मेंस यहाँ पर दे दिया गया है और परफॉर्मेंस अलग अलग कर दिया गया, ये गलत कर दिया है ना। परफॉर्मेंस जो होता है, परफॉर्मेंस होता है इसका, वो एक सिंगल वर्ड है। तो घटिया कार्य निष्पादन, परफॉर्मेंस के कारणों का पता जो है नैदानिक परीक्षणों का उपयोग करते हुए लगाया जाता है ना। विद्यार्थी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो वही ना है, नैदानिक परीक्षण करते हैं कि आखिर क्यों नहीं इसका परफॉर्मेंस अच्छा हुआ, आखिर कहाँ कमी रह गई बच्चे में, उससे पता लगाया जाएगा नैदानिक परीक्षण से। इसके बाद उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है और कार्यवाही की जाती है। मतलब क्या? उपयुक्त रूप से हस्तक्षेप किया जाता है। यहाँ विद्यार्थी में यहाँ पर ये तुमको धातु रूप का ज्ञान नहीं है या शब्द रूप का ज्ञान नहीं है ना, पता चल जाता है तो वहाँ पे बता देंगे और फिर क्या करेंगे, और कार्यवाही की जाती है कि हाँ ये किया, तुमको इतना चीज तुमको करना है, ये चीज करके लाओगे, कर दिया ना हमने, तो वो हो गया। उसके बाद है तत्पश्चात पुनः परीक्षण किए जाते हैं, फिर टेस्ट लिया जाएगा। अब समझा कि नहीं ना होता है, गलती किया उसको बताएंगे, सुधार करेगा, फिर टेस्ट लेंगे, फिर टेस्ट में अगर सही बना दिया वो अनुवाद तो कह देंगे कि हाँ विद्यार्थी अब सीख गया,
क्या हो गया। उसके बाद सह शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारित मानदंडों के आधार पर बहुविध तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए किया जाता है। यही है सह शैक्षिक क्षेत्रों में निर्धारण, यानी को करिकुलर, समझे कि नहीं समझे, जो साइड वाला चीज़ सब है बच्चा का जो एक्स्ट्रा पाठ्य पुस्तक से अलग। हाँ, पाठ्य पुस्तक से अलग, हाँ पाठ्य पुस्तक से अलग, तो उसमें निर्धारण होगा निर्धारित मानदंडों के आधार पर। जो मानदंड है हमने स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, उस स्टैंडर्ड सेट करते हैं ना मूल्यांकन के लिए, तो उस हिसाब से जैसा वो करेगा वैसा उसका हम कहेंगे। जैसे कि कोई जैसे वीरता का पुरस्कार मिलता है बच्चों को, मिलता है 15 अगस्त पर वीरता का पुरस्कार मिलता है ना, तो उसमें होता है कि बच्चे ने क्या क्या, डूबने वाले 3 बच्चों को अकेला बचा लिया अपनी जान की परवाह न करते हुए, तो वो सब एक मानदंड हमने स्थापित कर दिया कि इतना जो करेगा उसको कहेंगे वीर है। नहीं, कोई बच्चा साइकिल पर से गिर गया, दूसरा उठा दिया उसको, तो उसको वीरता का पुरस्कार मिलने वाला है? नहीं मिलेगा। क्या, तो वीरता है कि मान लीजिए कोई बिल्डिंग से लटका हुआ है, गिर रहा है, उसको कोई बालक जाके पकड़ के अपनी जान की परवाह न करके ऊपर खींच लिया, तो उसको वीरता का पुरस्कार दे सकते हैं। भले वहाँ 15 अगस्त पे ना दिया जाए, टीचर ही दे देंगे, है कि नहीं, ये चीज़ है। तो यहाँ पर मानदंड हम लोग स्थापित कर लेते हैं। जब जीवन कौशलों का निर्धारण के सूचकों और जांच सूचियों के आधार पर किया जाता है, तो जीवन कौशल का जो निर्धारण सूचकों और जांच सूचियों, यानी उसका क्या है, एक हमने जांच सूची कर दिया कि इतना ये होना चाहिए और उसको फुलफिल कर रहा है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है या जो हमने मानदंड तय कर दिया, स्थापित कर दिया, तो हो गया, तो उसके दायरे में आ रहा है, तो उसको हम क्या करते हैं, फिर हम उसको निर्धारित कर लेते हैं। यह देखा गया है कि आमतौर पर किसी विषय के तथ्यों, उसकी संकल्पनाओं यानी कॉन्सेप्ट, उसके सिद्धांतों आदि के ज्ञान और उनकी समझ जैसे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन किया जाता है। समझ रहे हैं ना, तो क्या है ज्ञान, जैसे क्या क्या चीज़ है, विषय का किसी विषय के तथ्य, यानी उसके बारे में, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो जानेंगे नदी क्या है, झरना क्या है, पहाड़ कैसा होता है कि नहीं, पवन क्या है, तो ये सब तथ्य हो गए, फैक्ट्स हो गए उसमें। फिर संकल्पना, पहाड़ किसे कहते हैं, पठार किसे कहेंगे, दोनों में क्या फ़र्क है, ये सब कॉन्सेप्ट थोड़ा जरूरी है ना। हम जानेंगे नहीं कि पहाड़ तो पहाड़ को पठार, पठार को पहाड़ कहेंगे, उसी से रिलेटेड पूरा फैक्ट्स। हाँ वही। तो संकल्पना मतलब वो चीज़ है क्या, सेब किसको कहेंगे, जो गोल है उसको सेब कहेंगे, तो गोल भाई अंडा भी गोल एक टाइप से होता है, नारंगी। अगर एक बात मैं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई ये कहे सेब का डिफिनीशन दे दे, यानी सेब की संकल्पना की ये कहे कि जो गोल हो उसको सेब कहेंगे, तो गोल तो नारंगियो हो जाएगा, सेबो हो जाएगा, अमरूदो हो जाएगा, क्या तो कहेंगे गोल हो, लाल हो, उसके बाद खाने में मीठा भी लगे, ऐसा नहीं कि कड़वा लगे तब दूसरा फल होगा। स्ट्रॉबेरी समझ लेगा आदमी, स्ट्रॉबेरी लाल होता है क्या, उसके बाद लीचियो होता है वैसा ही, सेब की तरह भी हल्का हल्का नहीं होता है। माना कि छोटा बड़ा का साइज का मैंने नहीं कहा है, मैंने कहा हाँ, तो आप समझेंगे नहीं, कुछ डिफरेंस होता ही नहीं है। अब टैब और मोबाइल में फ़र्क है कि नहीं, तो टैब बड़ा होता है सब समझ जाएगा, मोबाइल छोटा बड़ा सब होता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें कुछ ना कुछ फ़र्क है ना, डिफिनीशन, उसको कॉन्सेप्ट बोलते हैं। उसके सिद्धांत, फिर सिद्धांत है आदि के ज्ञान और उनकी समझ, ये सब जो है तो शैक्षिक क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है। सहशैक्षिक तत्वों को या तो मूल्यांकन की प्रक्रिया से बिल्कुल बाहर रखा जाता है अथवा उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। मूल्यांकन की प्रक्रिया से उसको बाहर रखा जाता है अथवा उनकी ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता।